हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और एग्ज़ाम कोई भी हो, खास करके बिहार का एग्ज़ाम जिसमें मैं लेकर चल रहा हूँ एक खतरनाक बीपीएससी को। अब तक आप देखेंगे तो बीपीएससी में साइंस के प्रश्नों की संख्या अत्यधिक होती है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो ये तीन सेक्शन हैं, जिसमें से साइंस के अंतर्गत फिजिक्स और बायो इन दोनों से क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में हम ऑलरेडी 5 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर का कवर हम आज की वीडियो में कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज पूरे कंप्लीट लेक्चर ही खत्म कर दें हम। जितने भी हो सके चैप्टर जो है वो कंप्लीट एक ही लेक्चर में खत्म कर दें। तो आज जो करेंगे वो हमारा पहला चैप्टर होगा, वो होगा चुंबक। क्या होगा? मैग्नेट। मैग्नेट होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, वो कहता है टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए? तो इसे जो है चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि चुंबक के पास रखने से टेप रिकॉर्डर का जो रील होता है उसमें कुछ शब्द या अक्षर जो है वो लिखे होते हैं, और उसके नज़दीक रखने के बाद जो है अक्षर जो है जहाँ तहाँ हो जाते हैं। मतलब चुंबक जो है उसके अक्षर को एक जगह से दूसरी जगह धकेल सकता है। ठीक है, जिसके कारण से आपका टेप रिकॉर्डर जो है ढंग से आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। अगला कहता है कि पदार्थ में चुंबकत्व का कारण है। पदार्थ में चुंबकत्व का कारण है। क्या कारण है? तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति। पदार्थ में चुंबकत्व का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की पदार्थ में गति, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर। ठीक है, टेस्ला इकाई है। टेस्ला जो है किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण का इकाई है। किसका है? चुंबकीय प्रेरण का इकाई है। कौन है? तो टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? या गतिशील विद्युत परिवर्तन के आसपास के क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत परिवर्तन के आसपास के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसके भीतर चुंबकत्व का बल कार्य करता है। इसके भीतर क्या करता है? चुंबकत्व का बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि धारा ले जाने वाला कंडक्टर किससे संबंधित है? यानी कि धारा ले जाने वाला कंडक्टर किससे संबंधित है? तो वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो धारा ले जाने वाला एक कंडक्टर है जिसका संबंध इससे है। ठीक है, जिस तरह स्थिर आवेश क्षेत्र जो है, देखिए, जिस तरह स्थिर स्थिर आवेश क्षेत्र विद्युत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, उसी तरह जो धारा या गतिशील आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जिसे हम दर्शाते हैं किसे? बी के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक आता है कि चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है गैर संपर्क बल के उदाहरण है। किसका है? गैर संपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, तो गैर संपर्क बल में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आता है गुरुत्वाकर्षण आएगा आपका। ठीक है, कौन आएगा? तो गुरुत्वाकर्षण आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आएगा, चुंबकीय बल आएगा। ठीक है, ये 3 आएगा। तो गैर संपर्क बल कहते किसको है? तो किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो है वो है गैर संपर्क बल है। ठीक है, अगला कहता है कि गैर संपर्क बल जो है क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया अन्य वस्तु का बल है। गैर संपर्क बल ऐसा बल है जो दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए घर्षण बल, ठीक है, तनाव और सामान्य बल, ये सब क्या है? हमारा गैर संपर्क बल है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जब एक बार चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगा? अगर एक चुंबक को 2 भागों में काटेंगे तो उसका पोल जो है क्या रहेगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, शून्य होगा, या वही रहेगा? तो पोल जो है उसका वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, उसके ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कहा है कि बार चुंबक की ध्रुव शक्ति क्रॉस सेक्शनल बार चुंबक की ध्रुव शक्ति क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के सीधे समानु सीधे आनुपातिक होता है। ठीक है,
यदि चुंबक को चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाता है तो क्षेत्रफल समान रहता है, तो ध्रुव शक्ति समान रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उपकरणों को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से किसके साथ घेर कर परिरक्षित किया जा सकता है? तो लोहे के ढाल के साथ घेर कर परिरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान विद्युत आवेश क्या करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? तो गतिमान विद्युत आवेश। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है प्राकृतिक चुंबक है, तो प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला तो FeO4 होता है, Fe3O4 होता है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमें एक जो होगा इसमें सत्य कथन होगा, बाकी सभी असत्य कथन है। ठीक है। अस्थायी चुंबक चुंबकत्व की बाहरी स्रोत की मदद से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो नहीं, यही ऑप्शन हमारा गलत, पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है। फिर कहता है बाहरी क्षेत्र नहीं, उसके बीच के क्षेत्र को जो है ना वो उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला है चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को आकर्षित करता है। ठीक है। क्या करता है? चुंबक जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को आकर्षित करता है। फिर समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। समान ध्रुव वाला जो है मैग्नेट जो है एक दूसरे को क्या करेगा? दूर धकेलेगा, और अलग ध्रुव वाला जो मैग्नेट है एक दूसरे को करीब लाएगा। ठीक है। एक स्वतंत्र रूप से जो निलंबित चुंबक जो है अगर लटका दिया जाए तो वो जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर देखें तो 11 ये कहता है चुंबक के ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं। ठीक है। इसमें दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 12 ये कहता है जब चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है तो क्या होता है? जब चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है तो क्या होता है? लोहे के टुकड़े का निकटवर्ती छोर जो है विपरीत ध्रुवता प्राप्त करता है और दूर वाला छोर समान ध्रुवता प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 ये देखते हैं, कहता है क्षण चुंबक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षण चुंबक के लिए हमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो क्षण चुंबक के लिए हम ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या कहता है? क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई ग्रेटर देन क्षण चुंबक की चुंबकीय लंबाई। ठीक है। यानी कि क्षण चुंबक की जो वास्तविक लंबाई जो है क्षण चुंबक के चुंबकीय लंबाई से ज़्यादा होता है। तो वास्तविक लंबाई किसे कहते हैं? ठीक है। यहाँ देखते हैं, यह क्षण चुंबक के दो चरम सिरों के बीच की दूरी होती है। क्षण चुंबक है उसके दो सिरा होंगे, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वास्तविक लंबाई बोलते हैं। अगला है चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं? तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और इसी में आगे जो है चुंबकीय लंबाई हमेशा जो है क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई से कम होता है। ठीक है। चुंबकीय लंबाई जो है हमेशा वास्तविक लंबाई से कम होता है। चलिए हम देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 14। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है उपरोक्त सभी है। कौन कौन हो गया? टेस्ला हो गया, ठीक है, गॉस हो गया और WB/मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक टेस्ला बराबर कितना होता है? 10⁻4 गॉस। ठीक है। 10⁻4 गॉस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो एक सदिश राशि है। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको है? जहां चुंबकत्व उपलब्ध होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां चुंबकत्व उपलब्ध होगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत जो है उपरोक्त सभी है। कौन कौन? तो बार चुंबक, आवेश चुंबक चुंबक यानी कि बार चुंबक, गतिमान आवेश और धारा ले जाने वाला तार, ये सभी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। ठीक है। यहाँ फिर से वही दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का को कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? तो 10⁻4 गॉस होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। कहता है मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत
कितना है? तो 10⁻⁻10 टेस्ला है। ठीक है, 10⁻⁻10 टेस्ला क्या मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। और पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? तो 10⁻⁻5 टेस्ला है। ठीक है, और 1 टेस्ला कितना होता है? 10⁻4 गॉस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको है? तो जहां चुंबकत्व उपलब्ध होता है। अब क्वेश्चन 17 कहता है निम्न कि गलत कथन का चयन करना है हमें। ठीक है, तो गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो देखते हैं पहला, चुंबक के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर चलती है। नहीं, ये सिर्फ बाहर चलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछा गया था। लेकिन गलत है तो बाकी तो 3 ऑप्शन सही है। तो 3 ऑप्शन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां बंद लूप होती है, बंद लूप होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऑप्शन डी कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। प्रश्न संख्या 18 कहता है चुंबकीय ध्रुव की ताकत। चुंबकीय ध्रुव की ताकत क्या है? तो चुंबक के क्रॉस सेक्शन के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, चुंबक के क्रॉस सेक्शन के सीधे अनुपातिक होता है। तो ध्रुव की ताकत किसे बोलते हैं? तो यह चुंबकीय ध्रुव की ताकत के गणितीय निरूपण करता है, निरूपण है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव की ताकत की इकाई जो है एम्पियर मीटर है। क्या है? एम्पियर मीटर है। और ध्रुव की ताकत कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 19, यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय यक्ष यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के समांतर दो बराबर हिस्सों में काटा जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो आखिर हम कैसे काट रहे हैं इसको? अक्ष के अकॉर्डिंग काट रहे हैं तो ध्रुव शक्ति आधी हो जाएगी, क्योंकि इसका ध्रुव जो है दो भागों में बट जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कहता है यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाए तो क्या होगा? तो ध्रुव शक्ति समान होगी। ठीक है, लंबवत काटेंगे तो क्या होगा? ध्रुव शक्ति समान होगा। ठीक है, लेकिन वही वही यहाँ देखें तो कहता है कि अगर उसके अक्ष के समांतर काटेंगे तो ध्रुव शक्ति आधी हो जाएगी, और लंबवत काटेंगे तो उसी के समान रहेगा उसका। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग तापमान यानी कि टेम्परेचर, वो हम लोग देख रहे थे मैग्नेट को देख रहे थे। ठीक है, यानी चुंबक को देख रहे थे से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं तापमान से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तापमान से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न बोलता है थर्म किसकी इकाई है? थर्म जो है किसकी इकाई है? तो ये ऊष्मा की इकाई है। थर्म किसकी है? ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊष्मा का एक रूप है जो उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु में प्रवाहित होता है। तो एक थर्म बराबर कितना होता है? 10⁻5 BTU। BTU क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। ठीक है, तो एक BTU क्या के बराबर कितना होता है? एक BTU बराबर होता है 1055.06 जूल होता है। एक BTU ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बर्फ को भूसा में पैक किया जाता है क्योंकि भूसा ऊष्मा का खराब संवाहक है। भूसा जो है ऊष्मा का खराब संवाहक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका, तो कहता है गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। गर्म पानी की जो है क्या कहा है? थैलियों में इसको उपयोग किया जाता है। गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा कहते किसको है? गर्म पानी के थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा इसकी अधिक होती है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ को, है ना, 1 किलोग्राम पदार्थ को के ताप को बढ़ाने के लिए 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, यानी कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा आवश्यक होती है उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारित ऐसा मात्रा क्या है? तो जूल पर केजी, जूल पर केजी क्या है? केल्विन है।
अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कोई पिंड अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है जब वह कहता है सूखा, काला और खुरदरा होता है। ठीक है, इसलिए सलाह दी जाती है कि काला कपड़ा जो है गर्मी के दिनों में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषक होता है, और व्हाइट कपड़ा ऊष्मा का प्रवर्तक होता है। इसीलिए देखोगे कि गांव में जब लकड़ी के चूल्हे, सॉरी मिट्टी के चूल्हे पर जब लकड़ी से खाना बनता था, तो जो हमारा बर्तन जो था उसको, पेंदी को कलई किया जाता था। ठीक है, जिससे कि ऊष्मा बरकरार रहे और खाना जल्दी पके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सर्दियों के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाला पानी, सर्दियों के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाला पानी जो है गर्म होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का के अंदर का तापमान वायुमंडलीय ताप से अधिक होता है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में ठंडा पानी निकलता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि निम्न में से कौन अधिक जलन पैदा करता है? तो देखिए, गर्म पानी से हाथ जलता है तो जलन कम होता है, उबलता पानी से कम होता है, लेकिन भाप से जलता है तो बहुत जलनशील महसूस होता है। ठीक है, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? ये कहती है ऊष्मा व्यक्तिक तापमान पर निर्भर करती है, ऊष्मा व्यक्तिक तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है धातु की चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? क्योंकि ऊष्मा के ये खराब संवाहक है, लकड़ी जो है ऊष्मा का खराब संवाहक है। ठीक है, अगला है सर्दियों में दो पतली कमीज हमें एक मोटी कमीज की तुलना में अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्योंकि हवा की परत दो कमीजों के बीच इंसुलेटर या इंसुलेटिंग के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखें हम तो हो जाएगा 10, कहता है निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा संवाहक है लेकिन विद्युत का खराब संवाहक है? ऊष्मा का आधा अच्छा है लेकिन विद्युत का खराब संवाहक है, तो यह अब्रक। कौन है? अब्रक। हाँ। अगला है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान तक अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से संचारित होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? तो ये सम्मोहन के माध्यम से होती है। तो ऊष्मा सम्मोहन में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक संचालित होती है। सम्मोहन ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है जो आमतौर पर तरल और गैस में पाया जाता है। तरल और गैस में पाया जाता है। समुद्री हवा और स्थलीय हवा अभिसरण के उदाहरण हैं। समुद्री हवा दिन के समय होती है जबकि भूमि से हवा रात के समय में होती है। प्रश्न संख्या 12 कहता है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो उत्पन्न की जा सकती है। प्रश्न संख्या 13 कहता है एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह एक है क्या है? तो है रुदोषम प्रक्रिया, रुदोषम प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 14 देखें, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि जिसको हम लोग आम भाषा में फ्रिज कहते हैं, एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन प्रणाली हमेशा होनी चाहिए कहाँ? ये होना चाहिए ऊपर की ओर। जो आपका फ्रीजर जो है जिसमें बर्फ जमता है वो हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, नहीं तो बर्फ नहीं जमेगा अगर नीचे रहेगा तो। रेफ्रिजरेटर जो हमारा है कूलिंग कन्वेंशक कूलिंग कन्वेंशन करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऐसा होता है कि कूलिंग के कारण हवा सघन हो जाती है और नीचे की ओर चली जाती है। इससे ऊपर आंशिक आंशिक वैक्यूम बनता है जिसे गर्म हवा में बदल देता है, जिसे यूनिट द्वारा ठंडा किया जाता है। अगर इसे कहीं और रखा जाता है तो यह कम प्रभावी होता है और कूलिंग कम विकसित करता है। प्रश्न संख्या 15 ये कहता है खाना पकाने के बर्तन के बाहरी हिस्से को आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि
सतह जो है, काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। प्रश्न संख्या देखें हम 16 कहता है तापमान के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सच नहीं है तापमान के बारे में। ठीक है, तो यह 7 SI आधार राशियों में विभक्त है, यानी कि इसका तापमान के 7 मूल राशि हैं। ठीक है, तापमान कितने मूल राशि हैं, तो 7 है। तो ये कौन कौन से मूल राशि होंगे इसके। ठीक है, तो इसका द्रमा आगे देखें तो तापमान किसी पिंड की गर्मी और ठंडक की डिग्री है। तापमान क्या है, किसी पिंड की गर्मी और ठंडक की डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, और तापमान को हम केल्विन के से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है परम शून्य को तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है, जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। प्रश्न संख्या 18 कहता है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा पदार्थ की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो ये होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। कैसे होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पानी का त्रिक बिंदु क्या है। पानी का त्रिक बिंदु है 273.16 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ठंडे देशों में सर्दियों में झील जम जाती है। ठीक है, जिसमें पानी नीचे रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, जिसके कारण से मछलियाँ भी अंदर जीवित रहती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद होता है, बंधन होता है। ठीक है, और अणु जो है पास आ जाते हैं, जिसे घनत्व बढ़ जाता है और आयतन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है ऊंचाई में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्यों घटता है, क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण इसका क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, कम वायुमंडलीय दाब के कारण इसका क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, क्या कहता है ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं। ठीक है, तो पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जमने पर पानी क्या होता है, फैलता है। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा ना, ये था हमारा तापमान। कौन सा था, तापमान। आगे जो हम देखेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक तरंग और प्रकाश। आता है अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है हमारा तरंग। ठीक है, तो हम तरंग पे बात करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे के बारे में सत्य नहीं है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो कम भेदन शक्ति होती है एक्सरे में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सत्य नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन बी प्रकाश की गति से यात्रा करती है, ये सत्य है एक्सरे के बारे में। फिर कहता है परावर्तित या अपवर्तित हो सकती है। एक्सरे एक्सरे जो है परावर्तित हो सकती है और अपवर्तित हो सकती है। फिर ऑप्शन डी कहता है फोटोग्राफिक प्लेटो में को प्रभावित कर सकती है। एक्सरे जो है फोटोग्राफी प्लेटो को प्रभावित कर सकती है। यानी कि इसका हम डिटेल्स देखें तो इसमें है कि एक्सरे जो है उच्च भेदन शक्ति होता है एक्सरे का, प्रकाश की गति से यात्रा करता है। ठीक है, प्रकाश की गति से यात्रा करता है, परावर्तित और अपवर्तित हो सकता है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकती है। एक्सरे निर्माण फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का व्युत्क्रम है। एक्सरे निर्माण क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का व्युत्क्रम है। जब एक्सरे या गामा किरणें तरंग दैर्ध्य में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ पर बिखरती होती है तो बिखरी होती है तो इसे कॉप्टन प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉप्टन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इनमें से कौन कांच में न्यूनतम वेग में यात्रा करता है। तो कौन सा रंग जो है, रंग का नाम तो नहीं दिया इसमें, तो कौन सा प्रकाश जो है कांच में न्यूनतम वेग से यात्रा करता है, तो ये करता है बैगनी। बैगनी जो है कांच में न्यूनतम स्पीड से गमन करता है। सबसे अधिक कौन करता है, तो लाल करता है, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैगनी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्सरे। तो एक्सरे क्या है, तो तटस्थ कण है, तटस्थ कण है एक्सरे। ठीक है। तो यहाँ है एक्सरे दृश्य प्रकाश के समान विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है। एक्सरे क्या है, दृश्य प्रकाश के समान विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश के विपरीत हालांकि एक्सरे में उच्च ऊर्जा होती है और यह शरीर सहित अधिकांश वस्तुओं से होकर गुजर सकती है। ठीक है। मेडिकल एक्सरे का उपयोग शरीर के अंदर ऊतकों और संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए किया जाता है। मेडिकल एक्सरे का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऊतकों और संरचनाओं की छवि यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो कहता है इसमें कि विकिरण विकिरण या एक्सरे या गामा रे के कारण मानव शरीर को होने वाले नुकसान को मापा जाता है किसमें, तो रेड से मापते हैं। ठीक है, रेडस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है जो कि किसके कारण होता है, ते होता है अवरक्त किरणों के कारण होता है। किस कारण, तो अवरक्त किरणों के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से शामिल है, तो CO2, CH4, ठीक है, N2O, HFCS और SF6 और NF3। अवरक्त तरंगे हवा के माध्यम से यात्रा करती है और जब वे किसी सतह को छूती है तो आपस में वायु तापमान की परवाह किए बिना ऊर्जा निकाल देती है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के लिए उसकी बढ़ती तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही व्यवस्था बताना है। ठीक है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण को बढ़ती क्रम में सही से व्यवस्थित करना है। तो सबसे बेसी किसका है, तो सबसे व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय तरंग जो किसका है, एक्सरे का है। फिर दृश्यमान, फिर इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा कि निम्न में से कौन फोटोन की कण का समर्थन है, प्रकृति का समर्थन करता है कौन सा फोटोन, तो वो करता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। किसका, तो माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। अगला है लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए आवश्यक तरंगे कौन सी है, तो रेडियो तरंगे आवश्यक है लंबी दूरी के वायरलेस के लिए। ठीक है। रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग तो देखिए FM, TV, सैटेलाइट सिग्नल, रेडियो, टेलीस्कोप, रडार, वॉकी टॉकी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो तो रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पराबैंगनी विकिरण की तुलना में कम ऊर्जा होती है किसमें, तो अवरक्त तरंग में कम ऊर्जा होती है पराबैंगनी की तुलना में। ठीक है। यहाँ देखते हैं तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम ऊर्जा के अनुसार दिया इसमें गामा किरणें किरणें सबसे अधिक होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर यूवी, दृश्यमान, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। ये हमारा बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल उपचार में इस प्रकार किया जा सकता है। किस प्रकार किया जाता, तो कीटनाशक रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यूवी किरणों का उपयोग जल उपचार में कीटनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूवी किरण से क्या होता है, त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग जो है
दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है किसके लिए? तो कीमती पत्थरों और हीरो में दोषों का पता लगाने के लिए। ठीक है, एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है। हृदय हृदय रोग का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। धरती के नीचे सोना का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। धातुओं की कटाई एवं वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता। तो कीमती पत्थरों और हीरो में दोष का पता लगाने में इसे मदद मिलता है। ठीक है, इसकी एक्सरे की खोज कौन किया था? तो रोजेंट किया था। किसने? रोजेंट जन ने किया था। रोजेंट जन ने किया था। रेडियोग्राफी सुरक्षा जांच में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। किसमें? रेडियोग्राफी और सुरक्षा जांच में एक्सरे का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो ये औरक किरण जो है, औरक प्रकाश यही गर्म करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है? ठीक है, तो यह है औरक किरण का उपयोग करके हम फोटो ले सकते हैं। ठीक है, औरक किरण का उपयोग करके रात्रि में फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी संभव हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जाली दस्तावेजों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गामा किरणें पैदा कर सकती है। गामा किरणें पैदा कर सकती है तो क्या पैदा करती है? तो जीन उत्परिवर्तन पैदा कर सकती है गामा किरणें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पे खत्म हो गया। अब हमारा बात करते हैं प्रकाश, यानी कि प्रकाश के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से प्रश्न को देखते हैं? प्रकाश के प्रश्नों को देखते हैं। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंद्रधनुष देखते हैं तो कौन सा कथन सत्य होता है? तो सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा के बूंदों का सामना करते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सूर्य के जस्ट अपोजिट बनता है। ठीक है, जब इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है जो पानी के बूंद में प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन के फैलाव से होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, कहता है सफेद प्रकाश यानी सफेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला यानी साबुन का बुलबुला रंग दिखता है किसके कारण से? ठीक है, तो ये दिखता है व्यतिकरण के माध्यम से दिखता है। किस कारण से? जो सफेद प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो साबुन का बुलबुला रंग है वो दिखता है व्यतिकरण के कारण दिखता है वो। ठीक है, व्यतिकरण कारण दिखता है। और व्यतिकरण का उदाहरण क्या है? अच्छा, पहले तो देखेंगे कि व्यतिकरण जो है क्या है इस टाइप से। तो सफेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखता है, व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण कुछ परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने वाली कई इकाई इकाई प्रकाशों की घटना है जो तरंगों के संयुक्त आयामों को या तो बढ़ने या घटने के लिए बाध्य बाध्य करती है। व्यतिकरण के उदाहरण देखते हैं। व्यतिकरण के हम उदाहरण देखते हैं क्या है? तो पानी पर तैरते तेल की एक फिल्म से परावर्तित प्रकाश। ठीक है, अगला है प्रकाश जो है मतलब सफेद प्रकाश के साथ साबुन के बुलबुले का प्रकाशित होना, होलोग्राम, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ब्लू मार्को बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हीरे की चमक के लिए निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल घटना जिम्मेदार है? तो हीरे के चमक के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो TIR ये जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कुल आंतरिक प्रवर्तन जो है जिम्मेदार होता है इसका। ठीक है, हीरे के चमक के लिए कुल आंतरिक प्रवर्तन जिम्मेदार होता है। कौन? तो कुल आंतरिक प्रवर्तन जिम्मेदार होता है। फिर कहता है मृग तृष्णा पैदा करने वाली घटना TRI कुल आंतरिक प्रवर्तन ही है। कुल आंतरिक प्रवर्तन अपवर्तन और प्रवर्तन की घटना है। ठीक है,
अपवर्तन और परावर्तन की घटना है। TRI में प्रकाश सघन माध्यम से BL माध्यम में जाता है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर TRI के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। फिर हीरे का चमकना TRI का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? ठीक है। तो यहाँ कौन सा नहीं है? तो सूर्य के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना क्या नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है। ठीक है। बाकी जो है हमारा सब वायुमंडलीय अपवर्तन है कि दाईं ओर तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखना, सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये सब क्या हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन है। और सूर्य का लाल दिखना वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं, ये क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ऐसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है स्विमिंग पूल जो है जो वास्तविक गहराई है उसे कम दिखाई देता है, यानी कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उसका तल्ली दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस। लेंस बना होता है किसका? लेंस किसका बना होता है? तो फ्लिंट का, फ्लिंट ग्लास का बना होता है लेंस। ठीक है। किसका? तो फ्लिंट ग्लास का बना होता है। अगला है हाइपर हाइपर मेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है क्या है? कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। हाइकर हाइपर मेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है। ठीक है। और इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपर मेट्रोपिया को की सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। और इसमें जो है आँख के लेंस की फोकस की लंबाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है। फोकस की लंबाई बढ़ जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कि ENT, ठीक है, ENT डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला डेड मिरर है। तो ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ENT क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? इसका आंसर सभी सही है। क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है। यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। फिर यह वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। दर्पण के पीछे की सतह को किसकी परत, दर्पण के पीछे की सतह को पतली परत से रंगा जाता है। तो वो परत किसका होता है? तो वो चांदी का होता है। चांदी का परत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? ये करते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें निम्नलिखित में से कौन हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आता है? तो ये उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब आता है। ठीक है। मतलब क्या आता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब आता है। और आभासी उत्तल दर्पण को आभासी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण केंद्र में उभरा होता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच छोटी प्रतिबिंब बनाता है। ध्रुव और फोकस के बीच छोटी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर कहता है कि जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो विशिष्ट दर्पण द्वारा बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन सिर और उसके शरीर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। दर्पण की प्रवृत्ति क्या है? ये कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल और समतल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है। जिसमें पैर समान है बट शरीर का बनावट जो है सेम नहीं है। तो ये किसका बात कर रहा है? तो उत्तल दर्पण का बात कर रहा है और समतल दर्पण दोनों की बात कर रहा है। अगला है आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना
की रक्षा करता है वह क्या है? तो वह स्क्लेरा है। कौन है? स्क्लेरा है, जो हमारी आँख की आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 करता है, वर्णार्ध व्यक्ति इनमें से अंतर नहीं कर सकता। तो वर्णार्ध जो है, यानी कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो व्यक्ति लाल और हरा हरा में जो है वो फर्क महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल और हरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो वह है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। कौन से? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, जिसमें दूर की वस्तु उसको नहीं दिखता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या है? नजदीक की वस्तु उसको नहीं दिखता है, जबकि दूर की वस्तु दिखता है। जस्ट उल्टा होता है इसमें, क्योंकि ये जो है निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अवतल लेंस का उपयोग करता है, और निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस की फोकस जो है, फोकस की लंबाई कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अंतर से कम होता है। ठीक है, अंतर से कम हो जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 कहता है, दूर दृष्टि दोष को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग ठीक किया जा सकता है। ठीक है, किसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक होता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें जो है, विकिरणें हमारी रेटिना को जला सकती है, यानी रेटिना को हमारी जला देती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट देखना खतरों से खाली नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कहता है, उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्योंकि इसकी बड़ी आंख होती है, जिनमें छड़ें आगे की ओर होती है, जिससे उनकी दूरबीन दूरबीन दृष्टि मिलती है। ठीक है, छड़ जो इसका आंखों का आगे की ओर होता है और आंखें बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो रात्रि में भी देख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा फिजिक्स का। ठीक है, अब हमारा फिजिक्स खत्म हो गया। आगे जो बात करेंगे हम वो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी पे बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि हम बायोलॉजी में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स यहाँ पे टोटली खत्म हो गया। तो फिजिक्स में हमने देखा 10 चैप्टर को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।